टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स गेटिंग। अब ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन गैस के जब हम टेस्ट करते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। इफ़ यू ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल if you bring a burning candle या matchstick near the mouth of a test tube, the hydrogen gas burns with a pop sound। अब क्या होता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए क्या है, इफ़ यू ब्रिंग ये बर्निंग कैंडल, जब हम जली हुई कैंडल या माचस्टिक किसके पास लाएंगे, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस जलेगी, लेकिन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड। याद रखना हाइड्रोजन गैस बर्न की कौन सी साउंड है, पॉप साउंड। ये पूछ सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम बर्निंग कैंडल या माचस्टिक किसके पास लाते हैं, टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जलती है, कौन सी साउंड है, पॉप साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अभी और भी पढ़ना है, कौन आगे चैप्टर में ये काम आएगा, लेकिन मैंने ये यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपने देख लेना, ठीक है। पोटेशियम ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। देखो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम याद रखना है। पहला फर्स्ट वन इज़ द पोटेशियम, सेकंड वन इज़ द first one is the potassium, second one is sodium, third one is calcium, fourth one is magnesium and aluminum। सोडियम आपके पास पोटेशियम आ गया, के मीन्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कौन कौन से आ गया आपके पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद जो मॉडरेट रिएक्टिव है जो बीच में आता है, कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन याद रखना। हाईली रिएक्टिव कौन कौन से आपके पास, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। उसके बाद जो लीस्ट मतलब कि जो मॉडरेट में है, उसके बाद आ गया जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। और जो लेस रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा है, वो है आपके पास है कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। मरकरी, एल्युमिनियम, मरकरी, आपके पास आ गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ठीक। अब है रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस प्लस मेटल हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो बेस प्लस मेटल क्या देगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ट्वाइस ऑफ NaH बेस रिएक्ट किए मेटल के साथ, क्या बना, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, गेटिंग। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले पढ़े इसको हम किस में नहीं रख सकते, मेटल कंटेनर में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सप्लोजन काज करता है और जल्दी क्रोड हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं रखते हैं और जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, ग्लास या सेरेमिक में रखते हैं, क्योंकि वो इसको बचाता है और लीकेज से भी बचाता है, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज, जब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। याद रखना है, ये प्रोडक्ट आपने याद रखना है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक। तो व्हेन ये मेटल इज रिएक्ट विद, व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या रिलीज होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर बनेगा और आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या क्या लेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जैसे HCl एसिड है, इसको हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, Na2CO3 क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हम रिएक्ट करेंगे तो क्या आ गया, देखो एसिड को हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तो क्या क्या बना आपके पास, सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये प्रोडक्ट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेटल जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और सेम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट्स। अब है टेस्ट फॉर लाइम वाटर, है ना। अब लाइम वाटर का टेस्ट करेंगे ना, लाइम वाटर टेस्ट क्या करेंगे ना, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड या लाइम वाटर टेस्ट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट या लाइम वाटर टेस्ट, एक ही बात है, ठीक। अब हमारे पास COH2 एक्वस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है स्लेक लाइम, और इसको लाइम वाटर कहा जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है हाइड्रेटेड लाइम जिसमें वाटर होता है, और मिल्क ऑफ लाइम जिस जब पानी होगा इसमें तो उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ लाइम,
ठीक है। तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस में है इसको स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है, गेटिंग, और हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है, ठीक है। केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना केमिकल नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है, हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, और मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है जब इसमें वाटर होता है, गेटिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट होगा तो क्या क्या बनेगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, और वाटर बाहर निकलेगा। याद रखना जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर निकलेगा। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो वाइट मिल्की अपीयर्स होगा, है ना, अपीयर्स होगा मिल्की। याद रखना कैसे होगा, मिल्की। जब एक बार हम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और जिसको कहा जाता है वॉइस प्रेसिपिटेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसमें क्या डालेंगे, अब और डाल दिया हमने, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ये याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और ये क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा, और जो भी मिल्कीनेस थी, जब एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला था लिमिटेड अमाउंट में तो इसमें मिल्कीनेस थी, लेकिन जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो इसकी जो भी मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर होगी। याद रखना, तो एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, इफ़ एन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एडिड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, डज मिल्कीनेस डिसअपियर और अपीयर। तो आपने क्या याद रखना कि जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे किस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम, तो क्या हो जाएगी, मिल्कनेस जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। अगर लिमिटेड में डालेंगे तो उसमें मिल्कीनेस हमें अपीयर होगी। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जिसको लाइम वाटर हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला है। स्लैक लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है। मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है, वेनिन वाटर। और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट और मिल्की अपीयर, और वाटर आ गया ना। एक्सेस हम डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये पानी में घुल जाएगा, और मिल्कीनेस जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, गेटिंग। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस, बेस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, बिकॉज मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑलरेडी बेसिक नेचर, क्योंकि मेटल जो कार्बोनेट्स है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेस के साथ वो हमेशा वो ऑलरेडी क्या है, बेसिक ही नेचर है, तो ये रिएक्ट कहाँ होगा, ठीक है, रिएक्शन ही होगी, याद रखना आप। उसके बाद देखो कुछ नाम है हमारे पास, देखो जैसे क्यूक्लाइम है ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता क्यूक्लाइम क्या है। क्यूक्लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम, याद रखना क्यूक्लाइम जब क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लैक लाइम, याद रखना स्लैक्ड लाइम। क्यूक्लाइम रिएक्ट विद वाटर, जब क्यूक्लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ क्या बनाता है, स्लैक लाइम। तो क्यूक्लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम। क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बर्नथ लाइम, अनस्लेक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूक्लाइम, गेटिंग। क्यूक्लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, बर्नथ लाइम भी कहा जाता है, स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है, या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है ना, ये आपने याद रखना। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, अब हमारे पास रिएक्शन होता है एसिड और बेस, वो आपस में क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हुए क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। तो व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विच इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब जो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड है वह एसिड के साथ क्या करता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखना। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड ट्वाइस ऑफ HCl, तो CuCl2 और वाटर बनाएगा, Mg और H2SO4 MgSO4 बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ किया तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा यहाँ पे भी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे भी वही बनेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस और मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, तो मीन सॉल्ट और वाटर बन गया यहाँ पे भी। याद रखना नॉन मेटल ऑक्साइड इनके साथ भी होगा तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। रिमार्क, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर,
मतलब केमिकल, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, पानी को डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट करता है ना, तोड़ता है, टू गिव हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, याद रखना। अब एसिड होता है जो हमें H पॉजिटिव दे या H3O पॉजिटिव आयन दे, जिसको कहा जाता है एसिड। HCl प्लस H2 वाटर तो क्या बनाएगा, देगा हमें हाइड्रोनियम आयन, या H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन, ठीक। तो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं या H3O पॉजिटिव आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, वही हमारे पास एसिड है। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो डिसोसिएट करते हैं वाटर टू गिव OH आइंस और कॉल्ड बेस। अब जो हमें OH आइंस देगा, क्या देगा, OH आइंस देगा, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव OH ions are called chemical substance which dissociate in water to give OH ions are called base, NaOH और sodium और water, magnesium hydroxide Mg2 और OH। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। देखो जब हम मिनिमम वाटर की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। जब हम, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड और बेस क्या होता है, जब पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, ठीक है, एसिड एंड बेसिस विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर और कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस। जैसे कंसंट्रेटेड एसिड लिख सकते हैं CnCl HCl या C ब्रैकेट में और HCl, ऐसे भी इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना, कंसंट्रेटेड एसिड लिख सकते। डाइल्यूट एसिड और बेसिस, अब जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस with more amount of water than the minimum possible amount required are called dilute acid or base। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड और बेस, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड में पानी की मात्रा कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DIL HCl और स्मॉल d HCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम किसी चीज़ में कोई एसिड डालेंगे तो कैसे डालेंगे ना, तरीका क्या है, ठीक। अब हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम जैसे एसिड डालेंगे, सीधे एसिड डालेंगे बहुत अमाउंट में, ये क्या करेगा, बाहर के लिए आ जाएगा सीधा, और जिससे क्या होगा, हमारी आंखों में, हमारी स्किन में पड़ जाएगा और लपटें निकले, आग निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारा एक्सीडेंटल काज हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, हम ऐसे, ये तरीका गलत है। ठीक है, कंटेनर में ऐसे एसिड डालना गलत है। देखो ये सीधा बाहर आ रहा है ना, जैसे हमने डाला उसके बाद क्या आ रहा है, सीधा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, सीधा हम एसिड इसमें डालेंगे तो ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये तरीका गलत है। अब हमने क्या करना है, पहले इसमें पानी डालना है, क्या डालना है, पानी। ठीक है, पहले हमने इसमें पानी डाल दिया, उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ, हमने क्या करना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालना है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये सही तरीका है डाइल्यूशन का। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन और दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन। पहले पानी डालना, फिर थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप के फॉर्म में आपने इसमें डालना है। ऐसे डालोगे तो ये हार्म कॉज करेगा। फॉर डाइल्यूशन, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत सारी हीट निकलेगी बाहर। फॉर डाइल्यूशन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर। फॉर डाइल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डालना पड़ेगा पानी में, अलॉन्ग विद कंटिन्यूस स्टेरिंग, और हमने क्या करना है, कंटिन्यू इसको घुलते जाना है। ठीक है, किसी गेटिंग, दिस इज़ बिकॉज डाइल्यूशन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि ये इसलिए, क्योंकि जो डाइल्यूशन है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इफ़ यू ऐड वाटर टू एसिड इट मे लीड टू एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल कॉज, या आपके पास हार्म होगा। ठीक है, तो आप एसिड डालोगे, इफ़ यू ऐड वाटर टू एसिड, ठीक है, इट मे लीड टू एक्सीडेंट, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा कॉज हो जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माय चैनल। देखो बहुत ही कम, कितना टाइम हो गया यार, एक बच्चा बड़ा मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहा है। देखो आपको इतना फ्री में कंटेंट मिल रहा है, और कहीं भी यूट्यूब में देख लो आप GKSSB के लिए, इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा। गेटिंग, और सारा ऑथेंटिक कंटेंट है, याद रखना, और एक सवाल भी इससे बाहर नहीं जाएगा। गेटिंग, आपको और उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। गेटिंग, फिर मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। गेटिंग, हाँ, नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास ये स्केल है, दिस इज़ नोन एज द PS स्केल, जो सोरेन सर ने दिया था। देखो 0 से लेकर 14 तक इसकी रेंज है इस स्केल की। देखो स्केल मैंने अच्छी तरह नहीं बनाया ऐसे, मतलब कि देखो कहीं से ऊपर कहीं नीचे। देखो हमने यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना आप लोगों ने, ठीक है, हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ऑब्जेक्टिव को टिक मारना है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें यहाँ पर कोई डायग्राम, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी। हमारा काम है कॉन्सेप्ट समझना और मार्क्स लेने बस, और सिलेक्शन लेनी। गेटिंग, हमारी यहाँ पे नहीं है कि इसको सजा के लिखना है फिर। ठीक है, आपकी जो चीज़ें होगी वो माइंड भी होनी चाहिए, यहाँ पे सजाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि आपको समझ आनी चाहिए। गेटिंग, अब देखो 7 में क्या होता है, जो चीज़ें होती है न्यूट्रल होती है। गेटिंग,
अगर यहाँ से इस साइड जाएंगे हम, ठीक है, इस साइड के लिए जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा बेसिक, और जब इस साइड के लिए जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा एसिडिक। गेटिंग? तो 7 से ऊपर मोर बेसिक और 7 से नीचे मोर एसिडिक। गेटिंग? अब पीएच क्या होता है? ए स्केल फॉर मेजरिंग, ऐसे स्केल, ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ऐसे स्केल जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेजर करता है इन ए सोल्यूशन। तो ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन, ऐसे स्केल जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेजर करता है सोल्यूशन में, इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, और इसी को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। तो ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। द पी इन द पी एच स्टैंड फॉर, पी का जो इसमें है ये क्या है? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है पोटेंज, ठीक है, इन जर्मन मीनिंग पावर, ठीक है। तो पी इन पी एच स्टैंड फॉर, जो पी है पी एच में, इसका क्या मतलब कि मीनिंग है? पोटेंज। इसका क्या है? ये है पोटेंज। इसका मतलब जर्मन में इसकी मीनिंग क्या है? पावर। द पी इन पी एच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द अदर हैंड पी एच स्केल कैन मेजर पी एच जनरली, ठीक है, जो पी एच स्केल होता है वो पी एच को जनरली मेजर करता है फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। गेटिंग? अब पी एच इज़ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट। याद रखना, जो पी एच है वो एक प्योर नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। देखो, एसिड क्या है? लेस देन 7, एसिड है 7 पे न्यूट्रल है। ग्रेटर देन 7 बेसिस है, और न्यूट्रल क्या है? इक्वल टू 7। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी गुड। देखो, अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया और पीएच, देखो जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे पीएच है, मैं कहूँगा 9, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या? बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 6 बोलूँगा, ठीक है। गिरी, तो ये क्या करेगा? ये एसिडिक की ओर बढ़ेगा। जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। और बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगा 9, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मैं कहूँगा अगर 3 और 4 विच वन इज़ मोर बेसिक, तो आपने बोलना 3। 2 और 6 विच वन इज़ मोर बेसिक, आपने बोलना 6। आपने बोलना 2। 2 इज़ मोर एसिडिक। 3 और 4 कौन सा एसिडिक ज़्यादा है? 3, ठीक है। क्यों? 3 बहुत ही एसिडिक है। देखो 3 इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो, ठीक है, 3 डालूंगा तो, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 डालूंगा तो मतलब कि 4 और 3 की बात करें, 4 डालूंगा तो ज़्यादा वैल्यू है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। 3 कम वैल्यू है तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। 2 और 6 किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? 2। हाँ, अगर बेसिक की बात करूँ, बेसिक स्ट्रेंथ 3 या 4 की, 2 या 6 की, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू की, ठीक है। आई ऑफ एरिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन पीएच वैल्यू, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब पीएच वैल्यू कम होगी, या पीएच एसिडिक स्ट्रेंथ कब कम होगी? जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू की। जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू की वैल्यू, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब है पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एवरीडे लाइफ। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब देखो, जैसे पीएच होता है एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, इसमें क्या लिंक है? और बॉडी वर्क्स वेल विद इन ए नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। देखो, हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा जब हमारे पास पीएच रेंज होगी 7 से लेकर 7.8 तक। याद रखना वेरी वेरी। और बॉडी वर्क्स वेल विद इन ए नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, जब हमारे पीएच रेंज क्या होगा? 7.0 to 7.8। ठीक, याद रखना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली विद इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। पीएच ऑफ रेन वाटर क्या होता है? 5.6। याद रखना, जिसको कहा जाता है एसिड रेन भी। याद रखना, पीएच ऑफ रेन वाटर या एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या? 5.6। याद रखना, 5.6 किसकी वैल्यू है? एसिड रेन या रेन वाटर की। ठीक है। टू मच एसिड रेन कैन कॉज लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर। अगर एसिड रेन ज़्यादा पड़ गई, ये क्या करेगा? पीएच ऑफ लेक वाटर का क्या करेगा? कम, ठीक है। तो टू मच एसिड रेन, देखो ज़्यादा ही एसिड रेन पड़ेगी तो क्या करेगा? पीएच लेवल ऑफ लेक वाटर या रिवर वाटर का क्या कर देगा? कम कर देगा। सो टू सच एन एक्सटेंट टू मेक इट सो एसिडिक। अब ये क्या करेगा? ये बहुत ही एसिडिक बना देगा। एसिड रेन पड़ेगी तो ये क्या करेगा? इस चीज़ को बहुत ही एसिडिक बना देगा। दैट, और पीएच को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। दैट द सर्वाइवल ऑफ द इक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफिकल्ट। और यहाँ पे जो भी इक्वेटिक एनिमल है वहाँ उसका यहाँ पे जो भी रहना है वो बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
गेटिंग। देखो तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बराबर है, वो क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली पर 1/pH वैल्यू। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ गई तो pH वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, ऑब्वियस बात है। तो जो भी एक्वेटिक है एनिमल्स है, जैसे फिशेज है, कोई भी जानवर है, उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाए। क्यों, क्योंकि इस मीडियम कैसे बन गया, एसिडिक बन गया है ना, हाई एसिडिटी बन गई। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। अब हाई एसिडिटी के कारण जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑफन एडिड टू एसिडिक लेक वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ज़्यादातर हम ऐड करते हैं एसिडिक लेक वाटर में। याद रखना क्या, ये याद का, अब एसिडिक जब स्ट्रेंथ बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, तो मछली मरना शुरू हो जाएगा और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने शुरू हो गए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा एडिड टू एसिडिक लेक वाटर रिवर वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम्स फ्रॉम एसिड रेन। ठीक है, अब जो भी एसिड रेन से जो मतलब कि pH वैल्यू बढ़ती है, मतलब pH वैल्यू कम हो जाती है और एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने हमें क्या डालना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दिस प्रिवेंट द फिश इन द लेक फ्रॉम बीइंग किल्ड। ठीक है, तो अगर मतलब कोई भी कंडीशन देखें कि अगर आपके पास इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द लेक वाटर और रिवर वाटर बिकम वेरी हाई, मतलब कि बिकम्स वेरी एसिडेटेड, तो व्हाट विल बी हैपन, मतलब कि इट मीन दैट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विल हार्म या इट विल किल, दे विल किल, है ना, वो मर जाएंगे। गेटिंग। हाउ कैन यू न्यूट्रलाइज दिस, तो आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, बाई पुटिंग, बाय एडिंग या बाई पुटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस प्रिवेंट द फिश इन द लेक्स फ्रॉम बीइंग किल्ड। गेटिंग, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वन इज द सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ क्या है ना, सॉइल की pH है और प्लांट ग्रोथ क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं जब उनकी जो pH होती है सॉइल में वो क्लोज होती है किसके, 7 के। तो सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रोज बेस्ट, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। जब pH होती है सॉइल की किसके बराबर, 7 के बराबर होती है। ठीक है, 7 के बराबर होती है। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक या अल्कलाइन द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अगर एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। गेटिंग, द सॉइल मे बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। अब जो सॉइल है वो खुद ही नेचुरली एसिडिक और बेसिक होती है। याद रखना, द सॉइल जो है नेचुरली एसिडिक और बेसिक खुद से होती है। याद रखना, द सॉइल pH इज आल्सो अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द फील्ड। अब जो सॉइल की जो pH है वो जो भी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं उससे भी क्या करता है, फ़र्क पड़ता है। गेटिंग, केमिकल्स कैन बी एडिड टू द सॉइल टू एडजस्ट इस pH मेक ही सूटेबल फॉर ग्रोइंग। अब जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर उसमें ऐड करते हैं वो क्या करता है, वो सॉइल की pH को मेंटेन करता है और इससे मतलब कि सूटेबल होता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ए फार्मर शुड ऐड लाइम और स्लैक लाइम और चाक, ठीक है, इन हिज फील्ड व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक। अब जब सॉइल जो होती है वो बहुत ही एसिडिक बन जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं फार्मर लोग, क्या करते हैं, वो लाइम मीन्स क्यू क्लाइम डालते हैं या स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या चॉक CaCO3। ठीक है, तो उनको ये भी ऐड कर सकते हैं ना। गेटिंग, तो ये फार्मर शुड ऐड क्यू क्लाइम और स्लैक लाइम COS2 और चॉक CO3। गेटिंग, इन हिज फील्ड व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब एसिडिक हो जाता है क्यूक लाइम, स्टिक लाइम और चाक। गेटिंग, सम टाइम द सॉइल इज टू बेसिक, बहुत सारे टाइम जो होता है सॉइल बहुत ही बेसिक हो जाती है और टू अल्कलाइन हैविंग ए हाई pH हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है बेसिक हो जाती है और हाई pH हो जाती है। गेटिंग, इफ द सॉइल इज टू अल्कलाइन देन इट्स अल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब इसकी अल्कलिनिटी बहुत बढ़ जाती है, बेसिक हो जाती है सॉइल, तो इसकी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्या करना पड़ेगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मैनर्स आर कंपोस्ट विच कंटेन्स एसिडिक मटेरियल। ठीक है, तो मैनर्स आर कंपोस्ट डालना पड़ेगा, क्या बनेगा, हमारे गोबर वगैरह डालना पड़ेगा। और कंपोस्ट जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, उसको में हम जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, मैन्योर और कंपोस्ट विच कैंटेन एसिडिक मटेरियल, जो क्या करता है, जिसमें क्या है एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो बेसिक नेचर को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। अगर एसिडिटी बढ़ गई तो फार्मर लोग क्या उनको ऐड करना चाहिए, स्लेट लाइम, क्यूक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चाक वगैरह। गेटिंग, हाँ, अगर सॉइल के अंदर जो बेसिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मैन्योर डालना पड़ेगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, मैन्योर और कंपोस्ट विच कंटेन एसिडिक मटेरियल।
गेटिंग नाउ पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्टोमिक प्रोड्यूस एचसीएल, जो हमारा स्टोमिक होता है, हाँ पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, स्टोमिक प्रोड्यूस एचसीएल, जो स्टोमिक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमिक, ये क्या करता है हमारी मतलब डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है बिना स्टोमिक को हार्म किए हुए। तो पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्टोमिक प्रोड्यूस एसिड, स्टोमिक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमिक, गेटिंग। तो एचसीएल कौन प्रोड्यूस करता है, स्टोमिक एचसीएल प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमिक, गेटिंग। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जैसे इंडाइजेशन होती है, द स्टोमिक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पैन इरिटेशन, जिस टाइम इंडाइजेशन होता है तो स्टोमिक क्या करता है, बहुत सारा मतलब एचसीएल प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है हमें पैन और इरिटेशन कॉज हो जाता है हमारे स्टोमिक में, गेटिंग। याद रखना टू मच एचसीएल प्रोड्यूस जब स्टोमिक करता है, जिससे हमें पैन वगैरह और इरिटेशन कॉज क्रिएट करता है हमारी स्टोमिक। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, अगर इससे हमें छुटकारा पाना है, पीपल यूजेज बेसिस कॉल्ड एंथेड्स, और लोग क्या करते हैं उसके लिए बेसिस वगैरह लेते हैं कि ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर पाए, गेटिंग। तो एंटासिड, तो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेज बेसिस कॉल्ड एंटासिड, लोग क्या करते हैं एंटासिड का यूज़ करते हैं इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, गेटिंग। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये एंटासिड क्या करेगा, जो भी एक्सेस एसिड स्टोमिक प्रोड्यूस कर रहा है, गेटिंग, इंडाइजेशन के टाइम, तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादातर हम माइल्ड बेस लेते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, गेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, MgOH2 का यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्सेस ऑफ एसिड जो स्टोमिक ने एसिड प्रोड्यूस किया हुआ है, गेटिंग, इंडाइजेशन टाइम। ये माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, और एक माइल्ड बेस होता है ना, ये क्या एक माइल्ड बेस है, क्योंकि वो OH नेगेटिव देता है, अभी पढ़ा हमने पीछे पीछे ये माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। अब नेक्स्ट वन इज द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब हमारे दांतों में क्या हो जाती है, पैन होना शुरू हो जाती है ना, दर्द लगना शुरू हो जाती है, तो ये भी क्या होता है, कॉज होता है हमारे टूथ डिके का, है ना, मतलब पीएच भी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे टूथ डिके का। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, हमारे जो भी दांत है उसमें दर्द या सड़ने शुरू हो जाते हैं जब हमारे पीएच कितना हो जाता है, 5.5 से कम, ठीक है, लोअर देन 5.5। तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो हमारे पास जो भी दांत है उसमें दर्द लगने शुरू हो जाती है जब पीएच कम हो जाता है 5.5 से। टूथ इनेबल किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्सी एपीटाइट, याद रखना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपीटाइट, याद रखना। जो टूथ एनिमल है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। तो ये कौन किससे बना हुआ टूथ एनिमल, याद रखना, जब हमारे टूथ कब डिके होना शुरू हो जाते हैं, जब हमारे पीएच लोअर देन 5.5 हो जाता है। टूथ एनिमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपीटाइट, गेटिंग, हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी है ये, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखना, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपीटाइट क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है प्लीज़ एवरीबॉडी, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो, ताकि उनकी भी, देखो इतने फ्री में उनकी भी मदद हो जाएगी। ऐसे कुछ बच्चे हैं बहुत सारे, गेटिंग, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देखो कोचिंग वाले जो भी ले रहे हैं इतने मतलब कि हाई कॉस्ट में हाई वो फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए देखो मैं हर एक चीज़ आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, गेटिंग, ताकि फ्री में मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, गेटिंग, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कराऊँगा। लेकिन देखो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ना कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर रहे हैं, और जो भी आपके दोस्त है ना, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द JK SSB एग्जामिनेशन और अदर हायर एग्जामिनेशंस, गेटिंग। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि उनका भी यहाँ पे फ़ायदा हो जाए, वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, गेटिंग। तो ये फ्री में ऑफ कास्ट में सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहा हूँ कि ताकि आपका भी बेनिफिट हो, गेटिंग। ये नहीं कि मैं 10 सवाल लेकर आऊँ, MCQs लेकर और आपको ये बता दूँ, देखो उसी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको डीप तो पढ़ना पड़ेगा। हर एक जो भी आपके पास जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन किया है,
उसकी गो थ्रू करने के बाद हर एक डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो एमसीक्यूज आएंगे, तभी तो आप इजली उस एग्ज़ाम में टैकल कर पाओगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको लगता है कि भाई आप हाफ यूट्यूब में एक लेक्चर किसी ने डाल दिया, 2 लेक्चर डाल दिया 15-15 20-20 मिनट्स के, उसके बाद उन्होंने 50% उसमें कवर किया और 50% ऐसे रखते हैं और बच्चे क्या करते हैं उसी 50% को लेकर एग्जामिनेशन चला जाते हैं। अरे यार, एग्जामिनर जो यूट्यूब में पढ़ा रहे ना वो एग्जामिनर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर की सोच जो पढ़ाने वाले से बहुत बेटर है। गेटिंग, मतलब कि उसका जो भी दिमाग है वो बहुत ही अप टू लेवल है, ठीक है। उनको पता है कि भाई एसिड और बेस में क्या पढ़ना है, साल्ट में क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है, एनसीईआरटीज़ को किस तरह से, तो एनसीईआरटीज़ इज़ द मस्ट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। इसलिए देखो एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीज़ें दी है, तो वहाँ पे हाफ पढ़ाया जाता है 50% और 50%। अब एग्जामिनर जो 50% नहीं पढ़ाए तो वहीं से पूछ लेगा 2 सवाल, तो हो गया ना आपका चैप्टर ऐसी। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। हर एक चीज़ है हमें, क्योंकि जो इंसान जिसको पता है कि कंपटीशन क्या है वही इस चीज़ को अच्छी तरह समझा सकते, उसको पता है कि भाई क्या क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है। गेटिंग, तो हमने स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन हमें साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कि जिससे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही हमें माइंड में रिटर्न करनी है, और जो इरेलीवेंट है, ऐसे में भी नोट्स आपको पकड़ाऊँ तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपके हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। देखो आपके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आ रहा हूँ, इससे क्या होगा, जितना आप लिखोगे उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक बार लिखने से हो जाएगा, उसके बाद लेक्चर सुनने से हो जाएगा, 1-2 बार रिवाइज कर दिया, हो गया। गेटिंग, मैंने कोई फालतू की चीज़ें नहीं लिखी है। गेटिंग, अब यहाँ पे टूथ एनिमल आपने पढ़ के गए एसिड और बेस से, तो टूथ एनिमल किससे बना होता पता ही नहीं है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। गेटिंग, ये क्वेश्चन है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस क्या है, ठीक है, HCl बढ़ गया हमारे स्टोमिक में इंडाइजेशन टाइम, तो कौन सी बेस का यूज़ करोगे, है ना, तो जो ऑफन यूज़ करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क और मैग्नीशियम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाद में आप कहोगे कि नहीं यार सिलेक्शन नहीं हुई है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से JK SSC ने पूछना। अरे भाई, उन्होंने जो भी टॉपिक मेंशन किया है आपने डीप जाना पड़ेगा, ठीक है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद उसके बेसिस पे MCQs लगाओ, फिर कहीं से देखो ये पढ़ने के बाद आप कहीं से भी MCQs लगा दो, आपके हर एक क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़, आई एम नॉट सेलिंग माई कोर्स, जो भी ये कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा है काम कि मैं जितने आप लोगों की मदद कर सकूँ यूट्यूब चैनल पे, गेटिंग, जितने मेरे पास नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, गेटिंग, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गेटिंग, आप कहीं भी यूट्यूब सर्च मार लो JK SSB के लिए इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो सपोर्ट करोगे तो मैं और भी हर एक कंपोनेंट में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब ये चाहे फाइनेंस अकाउंट FAA का होगा, या आपके पास और भी JK PSI का होगा, जो कंप्यूटर का तो मैंने ऑल ओवर कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर MCQ सेशन लाएंगे, इंग्लिश का लेकर आऊँगा, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह ना, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊँगा, लेकिन सब्र तो कीजिए आप, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब मेरे चैनल के, ताकि आपका हर एक कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हो, गेटिंग। अब देखो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वो चीज़ें बूस्ट करोगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, गेटिंग। हाँ, अब इसी में क्या है, जो टूथ एनिमल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो टूथ एनिमल है ये कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होते, याद रखना। टूथ एनिमल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है, याद रखना। टूथ एनिमल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड विद व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5, याद रखना। जो टूथ एनिमल है ये हार्डेस्ट पार्ट है, ये पानी में कभी नहीं घुलता है, लेकिन ये क्या करता है, डिके हो जाता है जब pH वैल्यू जो होती है, लेवल होता है, वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, गेटिंग। Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating food. बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारी माउथ में, वो क्या करते हैं उस टाइम, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हम डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल होता है ना, रिमेनिंग इन द माउथ, है ना, खाने के बाद कुछ फूड पार्टिकल या शुगर वगैरह बच जाते हैं हमारे, तो वो क्या करता है, वही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड, और जिससे हमें दांत दर्द होना शुरू हो जाती है, गेटिंग। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, अब देखो एसिडिक हो गया हमारी माउथ में जो दांत, उसमें क्या हो गया है, फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। फॉर क्लीनिंग टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज जो भी एक्सेस एसिड है उसको एंड प्रिवेंट टूथ डिके, और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे जो भी दांत है उसको बचा देता है, गेटिंग। तो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। मैनी एनिमल एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन। अब वो क्या करते हैं, कुछ एसिड और बेस क्या करते हैं,
इंजेक्ट करते हैं उनके स्किन में। गेटिंग? तो मैनी एनिमल एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मन से, क्या इंजेक्ट करने के बाद पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन। व्हेन ए हनी बी स्टिंग्स ए पर्सन, जब भी मधुमक्खी क्या करता है, किसी पर्सन को काटता है, इट इंजेक्ट एंड एसिडिक लिक्विड, ये क्या करता है, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करता है इनटू द स्किन, विच काजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी दर्द होती है, पेन होता है। गेटिंग? हनी बी, ठीक है, हनी बी क्या करता है, कौन सा एसिड डालता है हमारी बॉडी में, किसी पर्सन के, फॉर्मिक एसिड, याद रखना, कल ही मैंने पढ़ाई था ना, फॉर्मिक एसिड। इफ द बी स्टिंग ए पर्सन देन रिजल्ट ये माइल्ड बेस लाइक सोडा सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, उसमें एक माइल्ड बेस लेता है सोडा सोल्यूशन, वो क्या करता है, ऑन द स्टिंग एरिया ऑफ द स्किन गिव, तो हम सोडा सोल्यूशन लेते हैं कि ताकि हम स्टिंग एरिया के ऊपर लगा देंगे तो वो हमें क्या देगा, एक रिलीफ दे देगा। ठीक है, तो अगर जब भी हनी बी वो क्या करता है, फॉर्मिक एसिड किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सोडा सोल्यूशन लेना पड़ेगा ताकि उस चीज़ से हमें रिलीफ मिलेगा। अब वैस्प स्टिंग क्या होता है, इंजेक्ट अल्कलाइन लिक्विड, जो वैस्प के वो काटने से, स्टिंग से क्या होगा, वो क्या करेगा, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंजेक्ट करेगा, मींस अल्कलाइन लिक्विड क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। गेटिंग? तो वैस्प स्टिंग क्या करेगा, वो अल्कलाइन लिक्विड मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, रबिंग ये माइल्ड एसिड लाइक विनेगर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट। अब क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर क्या वो करेंगे, रब करेंगे, माइल्ड एसिड विनेगर ये क्या करेगी, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। गेटिंग? वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा वैस्प, जिससे हमें पेन वेरी इरिटेशन होगी। जब हम इसमें एसिड लेंगे विनेगर, वो क्या करेगा, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। Getting? I hope everybody clears. Any person any doubt, please ask me in the comment section. Getting? किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ एवरीबॉडी। नो मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंड स्टिंग इंजेक्ट मिथनोइक एसिड। याद रखना, मिथनोइक एसिड, जब भी हमें चींटी वगैरह काटती है तो वो क्या, कौन से एसिड डालते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मिथनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ ए पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। एंड जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, मिथनोइक एसिड, जिससे हमें क्या होती है, पेन और इरिटेशन कॉज हो जाता है। गेटिंग? स्किन में। गेटिंग? उसके बाद एंड स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग ए माइल्ड बेस। अब एंड की स्टिंग से क्या करना, हमें माइल्ड बेस का यूज़ करना है, बेकिंग सोडा ऑन द इफेक्टिव एरिया ऑफ द स्किन। अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे जहाँ पे भी उसने स्टिंग किया हुआ। ठीक है, तो एंड क्या करती है, वो मिथनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइल्ड बेस लेनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। गेटिंग? अब नेटल लीव्स इंजेक्ट, नेटल लीव भी क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है मिथनोइक एसिड। ठीक है, कभी भी होता ना वो मिथनोइक एसिड, नेटल लीव क्या करता है, वो मिथनोइक एसिड क्या करता है, इंजेक्ट करता है। याद रखना, जो भी नेटल लीव होते हैं, नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथनोइक एसिड। जो नेटल लीव क्या करते हैं, वो क्या इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, मिथनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग पेन, जिससे क्या होता है, हमें पेन कॉज हो जाता है। तो जो भी नेटल लीव होते हैं, जब भी हमारी बॉडी के साथ टच होते हैं तो वो क्या इंजेक्ट करते हैं, मिथनोइक एसिड, जिससे हमारी बॉडी में पेन और इरिटेशन कॉज हो जाता है। द नीटल स्टिंग बीइंग एसिडिक, जो भी नीटल स्टिंग होता है वो कैसे होता है, एसिडिक होता है। याद रखना, एसिडिक होता है। कैन बी न्यूट्रलाइज द एसिडिक स्ट्रेंथ इन द नीटल बाय रबिंग द बेकिंग सोडा ऑन द स्किन। हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे स्किन के ऊपर, ऑन द स्किन। ठीक है, तो एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम स्किन के ऊपर, तो क्या करेगा, वो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा। तो नेटल स्टिंग एक एसिडिक होता है, हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, या और भी हमारे पास है, या और भी लीव्स हैं, और भी इसका अल्टरनेट तरीका है। नेचर इटसेल्फ हेल्प प्रोवाइडेड रेमेडी फॉर द नेटल स्टिंग। जो नेचर है उसने क्या किया, कुछ खुद ही रेमेडी दे दी है नेटल स्टिंग से बचने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ डॉग प्लांट। ठीक है, तो उसी पास में जंगल में क्या उगता है, एक डॉग प्लांट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने नेटल लीव्स हमारे पास टच हुआ और उससे क्या हो गया, हमें इरिटेशन कॉज हो गया, मिथनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया। वहीं पे पास में जंगल में क्या होता है, एक डॉग प्लांट होता है। एक्चुअली द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट्स कंटेन सम बेसिक केमिकल। अब उसी जो डॉग प्लांट है उसमें क्या होता है, उसके लीव्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ बेसिक केमिकल है जो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक स्टिंग ऑफ द नेटल प्लांट एंड गिव रिलीफ। याद रखना, नेटल जब जो स्टिंग होता है, नेटल के स्टिंग से क्या होता है, जब हमारी बॉडी में टच होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे मिथनोइक एसिड इंजेक्ट होता है। वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है। तो नेटल स्टिंग वो एसिडिक होता है, तो क्या होता है, हमें पेन होना शुरू हो जाती है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा लानी पड़ेगी। तो
अलग से तरीका हो गया ना। अगर नेचुरली हो गया तो नेचर ने क्या किया, हमारे पास वहीं पे पास में एक प्लांट उगाया होता है, ठीक है, जिसका नाम है डॉग प्लांट। वो बेसिक नेचर होता है, जैसे हमें मिथ्रोनिक एसिड जो नेटल लीफ से हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉग प्लांट का भी यूज़ करते हैं। गेटिंग, उसमें क्या होता है, वो बेसिक ही नेचर होता है, तो जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो एसिडिक स्टिंग जो नेटल प्लांट का है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी बॉडी में हमें रिलीफ मिल जाता है। गेटिंग। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेटिंग, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। गेटिंग, किसी को भी कहीं भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, कैसे आप लोगों को लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ आ रही है। गेटिंग, मुझे भी बूस्ट मिलता है कि जो मैं चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपका हर एक कंपोनेंट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे साइंस का। गेटिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। गेटिंग, तो आज के टाइम कम से कम सारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं 100 के करीब, इससे भी ज़्यादा, प्लीज़ हर बंदा हर बच्चा सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। देखो आप लोगों को इतना फ्री में कंटेंट मिल रहा है यार, फिर भी आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा आप लोगों का। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर।